आज बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जिसमें एक लड़की की डेड बॉडी ने पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर पिता और उसके बेटे की जान हलक में ला दी। जैसे जैसे ऑटोप्सी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे डरावने रहस्यों से पर्दा उठता जाएगा। तो दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि लड़की की ये बॉडी हलचल कर सकती है, दर्द महसूस कर सकती है और दुनिया भी हिला सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो कहानी की शुरुआत होती है वर्जीनिया में मौजूद एक बंगले से, जहां घर में मालिक, उसकी बीवी और नौकर का ट्रिपल मर्डर होने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है। क्राइम सीन में किसी भी प्रकार की फोर्स्ड एंट्री के साइन तो नहीं मिले, लेकिन दीवारों पर खून के छींटे देखकर ये पता चल रहा था कि सभी विक्टिम्स मरने से पहले बाहर की तरफ भागने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस कुछ एविडेंस ढूंढने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी बेसमेंट में मौजूद एक ऑफिसर शेरिफ शेल्डन को आवाज देता है। यहाँ जाने पर शेरिफ को एक लाश मिलती है जिसकी बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था। इसे देखने में ऐसा लग रहा था कि लड़की को दफनाने की नाकाम कोशिश की गई है, क्योंकि बॉडी आधी जमीन के अंदर थी तो आधी बाहर ही पड़ी हुई थी। अब ये लड़की न तो इस परिवार से थी और न ही पुलिस को इससे जुड़ी कोई अन्य जानकारी मिली। ऐसे में शेरिफ ने इसे जेन डो नाम दिया। अब सीन शिफ्ट होता है ऑस्टिन टिल्डन और उसके पिता टॉमी टिल्डन पर। दोनों अपने घर के बेसमेंट में एक बॉडी का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। टॉमी का परिवार 3 पीढ़ियों से यही काम करता आ रहा है, इसलिए उन्होंने अपने घर के बेसमेंट को ही ऑटोप्सी रूम बना रखा है। छुट्टी का समय होने के बाद ऑस्टिन सफाई करके बाहर आया ही था कि तभी पीछे से उसकी गर्लफ्रेंड एमा उसे जोरदार धक्का मारती है। एमा दरअसल ऑस्टिन को लेने आई थी, क्योंकि आज दोनों का घूमने जाने का प्लान था। लेकिन जाने से पहले एमा उनका ऑटोप्सी रूम देखने की जिद करती है, सो ऑस्टिन उसे बेसमेंट में लेकर गया और रूम दिखाने लगा। अब एमा की जिद थी कि उसे कोई एक बॉडी देखनी है। इस पर ऑस्टिन उसे मना करने लगा, लेकिन फिर उसके पिता टॉमी ने कहा कि इसे कोई फ्रेश बॉडी दिखा दो जिसका पोस्टमार्टम न किया गया हो। पिता के कहने पर ऑस्टिन मान गया और एमा को बॉडी दिखाने लगा। अब बॉडी के पैर पर बंधी घंटी देख एमा क्यूरियस हो गई और इसकी वजह पूछने लगी, जिस पर टॉमी कहता है कि हमारे पूर्वज ऐसा करते थे ताकि अगर कोई बेहोश या कोमा में गया हुआ जिंदा इंसान यहाँ पोस्टमार्टम के लिए आ जाए तो उसकी मामूली हलचल से भी ये घंटी बज जाए। मुझे मेरे पूर्वजों का ये तरीका काफी पसंद आया, इसलिए मैं भी सभी मुर्दों के शरीर पर घंटी बांध के रखता हूँ। इसके बाद ऑस्टिन एमा को लेकर रवाना हो ही रहा था कि तभी शेरिफ जेन डो की बॉडी लेकर घर में आते हैं। शेरिफ टॉमी से कहता है कि पुलिस को कल इस बॉडी का कॉज ऑफ डेथ चाहिए, इसलिए तुम्हें जल्दी से जल्दी इसका पोस्टमार्टम करना होगा। इसके अलावा पुलिस ऑफिसर बॉडी की डिटेल्स बताता है और कहता है कि हमारे डेटाबेस में इस लड़की के कोई भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले हैं। इसके बाद ऑफिसर चला गया, लेकिन तभी टॉमी की पालतू बिल्ली बॉडी के पास आई और उसके सामने अजीब तरह से गुर्राने लगी। अब ऑस्टिन को लग रहा था कि शायद टॉमी को उसकी जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए वो एमा के साथ अपनी डेट पोस्टपोन करता है और रात को लेट चलने की बात कहता है। साथ ही साथ ऑस्टिन की बातों से हमें यह भी पता चलता है कि वो इस काम को छोड़ना चाहता है, लेकिन बेचारे के पास हिम्मत भी नहीं है कि वो ये बात टॉमी को कह सके। खैर, एमा रात को वापस लौटने की बात कहकर निकल जाती है और ऑस्टिन अपने पिता की मदद करने के लिए आ जाता है। अब बाप बेटा दोनों मिलकर बॉडी पर काम शुरू करते हैं। इसी बीच रेडियो पर वेदर बताई जाती है कि आज मौसम काफी अच्छा है और आने वाले कुछ दिनों तक अच्छा ही रहेगा। अब काम शुरू करते ही सबसे पहले ऑस्टिन जेन की हर एंगल से तस्वीरें निकालता है और टॉमी अपने एक्सपीरियंस से बताता है कि लड़की की उम्र 20 से 30 साल के बीच रही होगी। इसके बाद जब उन्होंने जेन की बॉडी से कपड़ा हटाया तो दोनों कुछ सोच में पड़ गए, क्योंकि बॉडी के शरीर पर किसी भी प्रकार के चोट लगने के निशान नहीं थे। साथ ही साथ उन्होंने पाया कि जेन की कमर उसके शरीर के मुकाबले कुछ ज्यादा ही पतली थी। ऐसा लग रहा था कि इसकी कमर अलग से काट के लगाई गई हो। अब जब टॉमी ने जेन की आंख खोली तो वो सन्न रह गया, क्योंकि उसकी आंखें एकदम सफेद पड़ चुकी थीं। ऐसा तब होता है जब किसी की मौत कई दिनों पहले हुई हो। वहीं बॉडी की अन्य कंडीशंस देखकर लग रहा था कि इसकी मौत कुछ समय पहले ही हुई हो। इसी बीच टॉमी बॉडी के हाथ पैर के जॉइंट्स चेक करता है, जो कि बुरी तरह से टूटे हुए थे, लेकिन बाहर से देखने पर कोई चोट के निशान भी नहीं थे। अब चूंकि बगैर किसी चोट के इतनी बुरी तरह से हड्डियां टूटना संभव नहीं था, तो दोनों एक बार फिर से हैरान थे। अब जांच आगे बढ़ती है तो ऑस्टिन जेन के नेल्स की मिट्टी निकालता है। मिट्टी देखकर टॉमी कहता है कि ये मिट्टी उस जगह की नहीं है जहां इसे दफन किया गया था। ऐसी मिट्टी मोस्टली नॉर्दर्न कंट्रीज में मिलती है। यही मिट्टी उसके बालों में भी मिलती है। अब जहां बॉडी मिली वहां उसका सर बाहर था,
लेकिन स्कैल्प में मिट्टी बता रही थी कि इसे पूरी तरह से दफन किया गया था। इसके बाद टॉमी जेन का मुंह खोलता है, जिसमें उसे पता चलता है कि जीभ कुछ इस तरह से कटी हुई है कि मानो उसे किसी ने खींचकर निकाला हो। ये देख टॉमी ऑस्टिन से कहता है कि शायद ये केस ह्यूमन ट्रैफिकिंग का है। इसी दौरान ऑस्टिन की नजर जेन की नाक पर जाती है, जो अचानक से फड़फड़ाने लगी और इससे एक मक्खी निकलकर उड़ी। इसके बाद जेन की नाक से खून बहने लगा। इसके बाद इन्होंने पाया कि जेन का एक दांत गायब है और उसके गले में एक धागा भी अटका हुआ था। टॉमी ने धागे को पॉलीथीन में रखा और उसके प्राइवेट पार्ट की जांच करने लगा, जिसमें पता चला कि जेन के प्राइवेट पार्ट में भी काफी चोटें लगी हुई थीं। अब जब इससे भी मौत का कारण पता नहीं चला, तो टॉमी ने बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स की जांच का विचार बनाया और चिरफाड़ की तैयारी करने लगे। टॉमी ने चाकू उठाया ही था कि तभी बादलों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई और रेडियो पर सदियों पुराना का एक सॉन्ग शुरू हो गया। टॉमी को कुछ अजीब तो लगा, लेकिन फिर वो अपने काम पर लग गया। अब टॉमी ने जैसे ही जेन की छाती पर चीरा लगाया तो उसके शरीर से खून की धारा बहने लगी। ये देख दोनों हैरान रह गए, क्योंकि कोई इंसान मरने के बाद उसका हार्ट रुक जाता है और ब्लड प्रेशर 0 हो जाता है, जिसके चलते उसके शरीर से खून बहना असंभव रहता है। दोनों ने इसे भी इग्नोर किया और टॉमी काम चालू रखता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जेन के फेफड़े कुछ इस तरह से काले हो चुके थे कि इन्हें मानो जलाया गया हो। ये हैरानगी खत्म हुई नहीं कि उन्हें जेन के दिल सहित कई इंटरनल ऑर्गन्स पर कट्स के निशान देखने को मिले, जो कि एक बार फिर से हैरान करने वाली बात थी, क्योंकि शरीर के बाहर एक भी निशान के बगैर अंदर इतनी छोटे लगना इम्पॉसिबल है। दोनों हैरान थे और जेन की कंडीशन पर डिस्कशन कर ही रहे थे कि तभी ऑस्टिन को बाहर से कुछ आहट महसूस हुई और वो जांच करने बाहर गया। यहाँ गैलरी के पास लगे मिरर में उसने किसी इंसान की परछाई देखी। घबराया हुआ ऑस्टिन गैलरी में चेक करने गया तो यहाँ उसे कुछ भी नहीं मिला। इधर टॉमी को जेन की आंतों में एक धागा दिखाई दिया, जिसे निकालने के चक्कर में उसके हाथ में चोट भी लग गई। दूसरी तरफ ऑस्टिन को अब स्टोर रूम से आहट सुनाई दी। उसने जैसे ही खिड़की से झांककर चेक करना चाहा तो उस पर मानो किसी ने झपटा मारा और वो वहीं गिर गया। गिरने की आवाज सुनकर जब टॉमी यहाँ आया तो उसने पाया कि उसकी पालतू बिल्ली की अंतड़ियां बाहर निकल आई है। अपनी बिल्ली की हालत देख टॉमी काफी दुखी हुआ। उससे अपनी बिल्ली को दर्द में देखा नहीं गया और टॉमी ने उसकी गर्दन मरोड़कर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। जेन का पोस्टमार्टम शुरू करने के बाद से घर में सब घटनाएं अजीबोगरीब हो रही थीं, लेकिन रहस्यों से पर्दा उठाना भी जरूरी था, इसलिए ऑस्टिन और टॉमी एक बार फिर से काम पर लग गए। इस बार उन्हें जेन के पेट से जिम्सन वीड नाम का एक फूल मिलता है। टॉमी एक्सप्लेन करता है कि ये फूल काफी खतरनाक है, इसे खाने से इंसान का शरीर जल्द ही पैरालाइज हो जाता है। सबसे खास बात यहाँ ये है कि ये फूल भी उस मिट्टी की तरह नॉर्दर्न कंट्रीज में ही मिलता है। इसके बाद टॉमी एक बार फिर से काम पर लग जाता है, लेकिन अब ऑस्टिन को कुछ गड़बड़ लग रही थी, क्योंकि जो रेडियो कुछ देर पहले तक कई दिनों तक साफ मौसम की जानकारी दे रहा था, वही रेडियो अब अचानक से भारी बारिश की चेतावनी देने लगा। बिजली गरजना शुरू भी हो गया, लेकिन टॉमी ने ऑस्टिन की बातों को इग्नोर करते हुए काम जारी रखा। इस बार टॉमी को जेन के पेट से एक कपड़े का पैकेट मिलता है, जिसमें एक दांत मौजूद था। ये दांत वही दांत था जो कि उसके मुंह से गायब था। जेन की बॉडी से मिला वो रेशा भी इसी कपड़े का था। हैरानी की बात यह थी कि कपड़ा पेट में होने के बावजूद जरा भी गीला नहीं था। साथ ही साथ इस कपड़े पर कुछ रोमन नंबर्स और सिंबल्स के अलावा किसी अलग लैंग्वेज में वर्ड्स भी लिखे हुए थे। ये सब देखकर दोनों इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जेन किसी तरह की धार्मिक रिचुअल का शिकार हुई है। लेकिन अब भी सवाल ये था कि अंदर से इतनी इंजरीज होने के बावजूद जेन के शरीर के बाहर कोई चोट क्यों नहीं आई। इसी बीच रेडियो पर बाढ़ की खबर दी जाती है और आरजे कहता है कि आप इस बाढ़ में फंस गए तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। ऑस्टिन को अब और ज्यादा घबराहट होने लगी, लेकिन बेचारे के पिताश्री पीछे हटने को तैयार नहीं थे। टॉमी कंटिन्यू करता है और जेन की स्किन उतारने लगता है। आगे जो हुआ वो देखकर दोनों एक बार फिर हैरान रह गए। स्किन पर अंदर की तरफ ठीक वैसे नाम और सिंबल्स लिखे गए थे जैसे कि उस कपड़े पर थे। इसी बीच रेडियो की फ्रीक्वेंसी ब्रेक होने लगी और अचानक सभी लाइट्स फूटना शुरू हो गई। अब रूम में घोर अंधेरा होने के बाद जब ऑस्टिन ने टॉर्च चालू की तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वैसे वीडियो अगर पसंद आ रही है तो आप नीचे मौजूद लाइक बटन भी दबा सकते हैं।
हाँ, तो टॉर्च चालू करते ही ऑस्टिन ने पाया कि पूरे बेसमेंट में एक भी मुर्दा अपने बॉक्स में नहीं है। अब टॉमी को समझ आया कि यहाँ से निकल लेने में ही भलाई है। ऑस्टिन टॉमी को लेकर जाने की तैयारी कर ही रहा था कि तभी उन्हें पता चलता है कि उनकी लिफ्ट काम नहीं कर रही है और एक अंतिम एग्जिट जो बचा था वो भी पेड़ गिरने के चलते ब्लॉक हो चुका है। इसी बीच इन्हें किसी के कदमों की आवाज सुनकर दोनों खुद को ऑफिस में बंद कर लेते हैं। टॉमी इमरजेंसी नंबर पर कॉल लगाने की ट्राई करता है लेकिन सिग्नल नहीं मिला। दोनों बचने का कोई रास्ता खोज ही रहे थे कि तभी बाहर से घंटी की आवाज आती है। ये वही घंटी थी जो डेड बॉडीज के पैरों में टॉमी ने बांधी हुई थी। ऑस्टिन दरवाजे के नीचे से देखता है जहां उसे एक मुर्दे के पैर नजर आते हैं। ये देख दोनों डर के मारे कांपने लगे, लेकिन तभी बाहर खड़ा मुर्दा दरवाजे पर जोर जोर से नॉक करने लगता है। ये देख ऑस्टिन और टॉमी ने दरवाजे के आगे एक भारी सी अलमारी रख दी और मुर्दा यहाँ से चला गया। अब ऑस्टिन को पूरा यकीन हो गया था कि ये सब जेन की वजह से हो रहा था। वो कोई साधारण लड़की नहीं है। उसके आने से पहले यहाँ सब ठीक था, लेकिन टॉमी को अब भी इन बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। इसके बाद टॉमी के हाथ पर पोस्टमार्टम के दौरान जो चोट लगी थी उससे खून बहने लगा। टॉमी जैसे ही इसे साफ करने के लिए वॉशरूम की तरफ गया, वैसे ही उसे कोई अदृश्य शक्ति मारना शुरू हो गई। खुशकिस्मती से कुछ ही देर में टॉमी की पिटाई बंद हो गई और ऑस्टिन उसे मरहम देने पहुंच गया। अब टॉमी को भी यकीन हो चुका था कि जेन में कुछ गड़बड़ तो जरूर है। अब दोनों बाप बेटे मिलकर जेन की बॉडी जलाने का प्लान बनाते हैं। दोनों हिम्मत करके जेन की बॉडी के पास पहुंचे, जो अब भी बिना किसी हलचल के टेबल पर पड़ी थी। दोनों जब इसे जलाने का सामान इकट्ठा कर रहे थे तो ऑटोप्सी रूम का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। ऑस्टिन ने कुल्हाड़ी से दरवाजे में छेद किया और जब बाहर झांक कर देखा तो उसे एक मुर्दा औरत नजर आई। दोनों ने एक बार फिर हिम्मत जुटाई और जेन की बॉडी को जला दिया, लेकिन आग लगाते ही ये काफी तेजी से पूरे रूम में फैल गई। ये तो कुछ भी नहीं, उनकी हैरानी उस समय आसमान पर पहुंच गई जब उन्होंने देखा कि रूम में सब कुछ जलने के बाद भी जेन की बॉडी को कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसे में दोनों ने वापस आग को बुझाना चालू किया और देखा कि जेन की बॉडी ने मानो पूरी आग सोख ली हो। इसी बीच टॉमी और ऑस्टिन ने सुना कि एलिवेटर वापस चालू हो गया है। दोनों कुल्हाड़ी लेकर लिफ्ट की तरफ भागते हैं, लेकिन लिफ्ट अब ऊपर जा चुकी थी। दोनों लिफ्ट के पास खड़े इसके खुलने का इंतजार कर ही रहे थे कि तभी एक मुर्दे की घंटी बजते हुए इनकी तरफ बढ़ने लगी। ये देख दोनों की जान हलक में अटक गई, लेकिन तभी लिफ्ट खुल गई और दोनों झट से लिफ्ट में घुस गए। अब नई मुसीबत ये थी कि लिफ्ट का दरवाजा ठीक से काम नहीं कर रहा था, जिसके चलते लिफ्ट ऊपर नहीं जा पाई। इसी बीच लाइट चली गई और उनका ऊपर जाने का प्लान फेल हो गया। अब उन्होंने देखा कि मुर्दा उनके ठीक सामने तक पहुंच चुका है। ऐसे में टॉमी ने इस पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया, लेकिन बाहर निकलकर जब उन्होंने देखा तो पाया कि ये कोई मुर्दा नहीं बल्कि ऑस्टिन की गर्लफ्रेंड एमा थी, जो अब मर चुकी है। अब दोनों काफी दुखी थे। दोनों सोच रहे थे कि ये सब किया तो जेन ने ही है, लेकिन अगर वो हमें मारना चाहती तो कब की मार सकती थी। उसने हमें रेडियो पर वार्निंग्स दी और कई दूसरे सिग्नल्स भी दिए। हो सकता है वो हमें कुछ बताना चाहती हो। सब जानने के लिए हमें उसका पोस्टमार्टम पूरा करना होगा। ये सोचते हुए दोनों बाप बेटे एक बार फिर से जेन के पास जाते हैं। रास्ते में उन पर कुछ हमले भी हुए, लेकिन फिर भी दोनों ने हिम्मत करके पोस्टमार्टम कंटिन्यू किया। अब टॉमी जेन का दिमाग खोलता है, ब्रेन टिश्यू सेल्स निकाली। जब ऑस्टिन ने इसकी जांच की तो वो हैरान रह गया, क्योंकि जांच में उसने पाया कि जेन की ब्रेन सेल्स अभी भी एक्टिव थी, यानी जेन अभी भी किसी न किसी तरह जिंदा थी और अपने शरीर में हो रही चिरफाड़ को अच्छी तरह से महसूस कर रही थी। ये सोचकर दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। अब ऑस्टिन उसके शरीर से निकले कपड़े को एग्जामिन करता है, जिसमें पता चलता है कि इस पर लेविटिकस 20:27 लिखा हुआ है। इसके अलावा इस पर 1693 भी लिखा हुआ था, जिसे इन्होंने साल के रूप में समझा। टॉमी ने फौरन होली बुक ऑफ लेविटिकस निकाली और इसका चैप्टर 20 और वर्स 27 खोला। यहाँ लिखा हुआ था कि अगर कोई इंसान शैतान से संपर्क करने की कोशिश करे तो उसे मार दिया जाए। ये देखते ही टॉमी ऑस्टिन को 1693 के दौरान सेलम में घटी उस घटना के बारे में बताता है, जिसमें इंग्लैंड की कई औरतों को विच बताकर सरेआम जिंदा जला दिया गया था। इसके अलावा टॉमी कहता है कि जेन भी शायद उनमें से एक थी और अब शायद वो उस बात का बदला लेने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा टॉमी कहता है कि जेन 16वीं सदी में रहा करती थी, शायद इसीलिए पुलिस रिकॉर्ड्स में उससे जुड़ी कोई जानकारी नहीं मिली। इसी बीच बाहर खड़े सभी मुर्दे अंदर आने की कोशिश करने लगते हैं।
ऑस्टिन दरवाजे को रोकने की कोशिश करता है। वहीं टॉमी जेन से एक सौदा करता है। वो जेन की बॉडी से कहता है कि प्लीज मेरे साथ जो मर्जी करना है कर लो, लेकिन मेरे बेटे को कुछ मत करो। ये कहते ही माहौल मानो एकदम शांत सा हो जाता है। लेकिन अब टॉमी की तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई। टॉमी की हड्डियां छटकना शुरू हो गई। टॉमी के साथ वो सब कुछ होने लगा जो जेन की बॉडी में था। जैसे जैसे टॉमी का शरीर टूट रहा था, वैसे वैसे जेन की बॉडी रिकवर हो रही थी। देखते ही देखते टॉमी के फेफड़ों में बर्निंग फील होने लगी। इसके बाद टॉमी एक चाकू उठाकर अपनी जीभ काटने की कोशिश शुरू कर ही रहा था। लेकिन इसी बीच ऑस्टिन अपने पिता को इस भयानक दर्द में तड़पते देख नहीं पाया और एक चाकू से उसको बीच में ही मार डाला। हैरानी की बात यह है कि जैसे ही ऑस्टिन ने टॉमी को मारा, वैसे ही जेन की बॉडी भी रिकवर होना भी रुक गई। लाइट आ गई और रेडियो ठीक से काम करने लगा। इसी बीच ऑस्टिन को बाहर से आवाज आई। उसने सोचा कि ये पुलिस होगी, शायद कुछ मदद मिल जाए। ऑस्टिन तुरंत दरवाजे पर जाता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता और बाहर से वो सदियों पुराना गाना सुनाई देने लगता है, जो कि कुछ घंटों पहले उसने रेडियो पर सुना था। ऑस्टिन जब वापस अंदर भागने की कोशिश कर रहा था, तो उसने पाया कि उसके पिता टॉमी की डेड बॉडी ठीक उसके सामने खड़ी है। ये देख घबराया ऑस्टिन गिर गया और सर फटने से उसकी भी मौत हो जाती है। अगली सुबह शेरिफ अपनी टीम के साथ रिपोर्ट लेने टॉमी के घर पहुंचता है, लेकिन यहाँ उसने पाया कि टॉमी, ऑस्टिन और एमा ठीक उसी प्रकार मरे हुए पड़े हैं जैसे कि मूवी की शुरुआत में वो फैमिली थी। इनकी मौत पर भी कोई खुलासा नहीं हुआ। दूसरी तरफ जेन की बॉडी ठीक वैसी ही हालत में थी जैसी कि उसे यहाँ लाने के समय पर थी। ये देख पुलिस जेन की बॉडी किसी और जगह पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसी बीच रास्ते में पुलिस वैन के रेडियो में वही सदियों पुराना सॉन्ग बजना शुरू हो जाता है जो कि ऑस्टिन और टॉमी के रेडियो में हुआ था। जेन के पैर का अंगूठा हिलता है और इसी के साथ हो जाती है कहानी की डरावनी एंडिंग। आपको क्या लगता है, जेन असल में कोई चुड़ैल थी या उसे बस अंधविश्वास के चलते मार दिया गया था और अब वो अपनी मौत का बदला लेने के लिए ये सब कर रही थी? अपनी राय कमेंट्स में बताइएगा जरूर। और अधिक जानना चाहते हैं तो बता दें कि मूवी का नाम था द ऑटोप्सी ऑफ जेन डो, जो कि 2016 के दौरान रिलीज हुई। धन्यवाद।